बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे मुस्लिम लीग नून के वफ्द के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का एक वफ्द जो है उसकी आमद हुई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे, जहां एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिससे खिताब करते हुए कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना था कि वो हुकूमत के साथ तो ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत जैसे अज़ाइम नहीं रखते। एक मानी खेज बात की गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के जो रिप्रेजेंटेटिव एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि कुछ गुजारिशात सामने रखी गई हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की। हालांकि वो इत्तेहादी पार्टी है लेकिन फिर भी कुछ गुजारिशात सामने रखी गई हैं और उम्मीद करते हैं कि उन गुजारिशात पर अमल किया जाएगा। नाज़रीन, अब वो कौन सी गुजारिशात हैं जिनके तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वफ्द जो है वो बहादुराबाद आया है। एक इत्तेहादी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अहम इत्तेहादी पार्टी है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिनती पूरी होती है, चाहे बिल पास कराने का मसला हो या तहरीक अदम एतमाद हो या फिर कोई और ऐवान में इलेक्शन हो। इन तमाम चीज़ों के लिए पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो वोट्स हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के रहनुमा हैं जनाब आसिम बाजवा साहब, जिन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम बाजवा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी वेलकम, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम जी। इसके अलावा नाज़रीन, फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन ज़िला वस्ती KMC के रेहान हाशमी साहब, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम जी। रेहान हाशमी साहब, हम आपसे भी बात कर रहे हैं। ऑनलाइन हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब। पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा, आसिफ बाजवा साहब आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या गुजारिशात लेकर ये जो वफ्द है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास आया है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जिस तरीके से आज पाकिस्तान की मईशत ज़बूं हाली का शिकार है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं गरीब आवाम के वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो हम रोजाना टीवी पे बैठ के सुनते हैं और करते हैं। जी जी, जो हमारी मईशत है उसके मुतल्लिक आपके इल्म में है। और ये जो 364 अरब रुपए का जो ये उसको मिनी बजट ये पेश करना चाह रहे हैं, पेश कर दिया है, जिसको ये पास करवाना चाहते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई की चक्की में और ना पीसा जाए। ये अवाम की जो कुव्वते खरीद है, जो अवाम की कैपेसिटी है, वो खत्म हो चुकी है। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 से लेके 25-30 हजार रुपए माहाना आमदन है, वो यकीनी तौर पे बेपनाह मसाइल का शिकार है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेमोक्रेटिक एक पाकिस्तान की एक मेंबर है, जमात है, जिसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। और जो PDM है उसमें भी ये फैसला हुआ कि जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट में है, उनको भी रियलाइज करवाया जाए कि पाकिस्तान के अवाम जो है इस वक्त मुआशी तौर पर ज़बूं हाली का शिकार है। और उनको बताया जाए कि ये जो बिल है इस वजह से पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है वो और ज़बूं हाली का शिकार होंगे और उनको जुल्म की चक्की में, महंगाई की चक्की में पीसा जाएगा। और ये जो बातें करते हैं कि आम आदमी पे सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है, ये दुरुस्त बात नहीं है। ये आम आदमी पे ही जो है ना, ये सब की सब बातें जो टैक्सेस हैं जिनको ये विड्रॉ करना चाह रहे हैं या जिनको ये बहुत ज्यादा उनकी रेशो बढ़ाना चाह रहे हैं, ये आम आदमी देखिए, जो अशराफिया है वो तो 1% से भी कम है पाकिस्तान में। जो बहुत अमीर आदमी है जिनको रोजी रोटी का फिक्र नहीं है, वो तो 5% 7% है। बाकी 90% जो अवाम है वो गरीब लोग हैं और 50-60% से ज्यादा जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने लोगों की इस PTI की हुकूमत ने इन लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो माहाना और सालाना इनकम रेट है, जिसको ये कहते हैं कि खित्ते में हमारा पेट्रोल का रेट सबसे कम है। और ये देखें खित्ते में हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक आम आदमी की जो सालाना कितने डॉलर है दुनिया में इनकम,
पाकिस्तान के आम आदमी की सालाना इनकम जो है वो क्या है, इस चीज को वो मद्देनजर नहीं रखते। इसलिए हम वहां पे गए कि उनको बताया जाए कि आप मेहरबानी फरमाए और इस बिल को पास ना होने दे, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनकी एक नुमाइंदगी है पाकिस्तान की पार्लियामान में, सिंध असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी। इसलिए हम वहां पे गए और उन्होंने एक बात जो बड़ी पॉजिटिव है, उन्होंने ये बात की कि हम जो पॉइंट्स देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, जो गुजारिशात हसन इकबाल साहब ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पेश की है, उन्होंने ये वादा किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे टीवी पे आके भी ये कहा है कि हम इनकी गुजारिशात को भी इस जो हमारी दरखास्त है उसमें ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कैटेगोरिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सिफारिशात हैं उनसे एग्री किया। ठीक, अच्छा आसिफ साहब, मैं सर आपसे ही जानना चाहूंगा कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में होती है उस वक्त तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से राब्ते भी किए जाते हैं, मदद भी मांगी जाती है, गुजारिशात भी पेश की गई हैं। सर इख्तिदार में जब आपकी हुकूमत होती है तो उस वक्त तो सर 92 का ऑपरेशन भी लोगों को तमाम याद होगा, उसके बाद आपकी सेकंड हुकूमत आई तब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ जो रवैया था वो भी लोगों को याद होगा। इवन आपकी जो हालिया लास्ट हुकूमत जो रही है उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो आपका हिस्सा नहीं बनी, हालांकि फिर भी जब आपको कभी वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट चाहिए हो या सेनेट में ज़रूरत होती है तो आप यकीनन राब्ता ज़रूर करते हैं। तो सर ये यानी अभी जो आपने राब्ता किया है, आपकी जो टॉप क़यादत है ख़ास तौर पे चाहे नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, ये सब एक पेज पे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से राब्ता भी करना है और उसकी मदद भी आपको चाहिए इन बजट रोकने के हवाले से। देखिए ये बड़ा स्ट्रांग क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया और मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। देखिए मैंने सबसे पहले ये अर्ज की कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक मुल्क है, ठीक है जी, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान इसका नाम है और जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसमें जमहूरियत है जी। देखिए जब देखिए पाकिस्तान तहरीक, मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि आपको याद है कि इमरान नियाज़ी साहब कहते थे कि ये बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, इनके साथ हाथ मिलाना भी गुनाह है, लेकिन उन्होंने उनको हाथ भी मिलाया, उनको वजारतें भी दी और उनको गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनाया। अब सर गुजारिश ये है कि अब आज की टुडे जो सूरत हाल है वो बहुत डिफरेंट है, साबिक दौरे हुकूमत से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अब ये लंदन वाली एमकेएम नहीं है, आज ये अल्ताफ हुसैन साहब वाली ये जमात नहीं है, एमकेएम नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो नहीं है, आज ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इसलिए आज उनकी सोच में और उनके नजरिए में और उनका जो एक्ट है उसमें यकीनन फर्क है। अगर फर्क ना होता तो हालात मुख्तलिफ होते। सर वैसे अगर देखा जाए तो फर्क अब कम रह गया है सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और यानी हम चाहे नवाज शरीफ साहब की बात करें या बानी लंदन की बात करें, फर्क कुछ ज्यादा नहीं रहा है सर, लंदन में दोनों ही शख्सियात मौजूद है। देखिए ये बात जो आपने जी सर, अच्छा बात ये है सर दोनों जगह -1 का फॉर्मूला ही आजमाया जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई -1 नहीं है। मैं चूंकि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं एक कानून का अदना सा तालिब इल्म भी हूँ, मैं वकील भी हूँ पेशा के लिहाज से, लेकिन मैं अर्ज करूं मियां नवाज शरीफ साहब का और अल्ताफ हुसैन साहब का केस जो है ना बिल्कुल मतलब 100% डिफरेंट है। आप उनको उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक सर, ठीक है। उनके खिलाफ कौन से केसेस, उनके खिलाफ क्या केसेस है और उनकी हिस्ट्री क्या है, मैं यहाँ पे इस वक्त कतन कोई बात नहीं करना चाहता। चलें सर, ठीक है सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल मैं आपका मौक़िफ़ समझ गया, लोग देखने वाले भी समझ गए होंगे। सर अब मैं जरा सा रेहान हाशमी साहब से बात करना चाहूंगा। रेहान हाशमी साहब, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, हुकूमत में साथ हैं, शराकतदार हैं हुकूमत में। सर अब ऐसी सूरत हाल में मेन अपोजिशन पार्टी की गुजारिशात को मानेंगे या हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए जो है ये प्रेस ब्रीफिंग यही तमाम चीजें की जा रही हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, हम एमके पाकिस्तान बावजूद इसके कोलिजन पार्टनर हैं और
कुछ शराइत के ऊपर मशरूत हिमायत हुई और हमारा कोलिशन गवर्नमेंट में हमारा एक स्टेप हुआ और उसमें सीधा चीजें रीसेंसस करवाने का था, कराची की आबादी को खास तौर पर सही गिनने का मामला था, एमकेएम के लीगल दफातर खोलने का मामला था, हमारे कारकुनान के साथ होने वाली ज्यादतियों के अजाले का मामला और दीगर चीजें थी बहुत सारी। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर कट रहा, खासतौर पर कराची पैकेज के हवाले से। कराची में क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए 18वीं तरमीम के बाद नहीं दे रही, और जिस तरह क्या बल्कि बिल्कुल ही नहीं दे रही, शहरी सिंध को पर से पुश डाला हुआ था। तो कराची पैकेज की अशद जरूरत है और थी पहले भी। वफाक के खास तवज्जो की जरूरत थी, उसके ऊपर हमारी नाराजगी रही। आपने देखा कि बीच में थोड़ी सी शिद्दत अख्तियार कर गई थी। उसके बाद जो महंगाई की वजह से होने वाले मसाइल और पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं वो मसाइल, और हमारे वोटर्स जब ये पूछ रहे हैं कि एमकेएम एज अ कोलिशन पार्टनर, तो हम पे प्रेशर भी मौजूद है। फिर मिनी बजट के मामला के हवाले से आपने देखा कि हमने बिल्कुल बरमला इस बात का इजहार किया कि हुकूमत या तो हमारी तायीद के लिए कर रही है या मुशावरत के लिए कर रही है। अगर मुशावरत के लिए कर रही है तो 11th आवर पे मुशावरत नहीं होती, उसमें हमारा इनपुट कैसे जाएगा, और तायीद के लिए कर रही है तो हम किस तरह तायीद कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर तो मुश्किल पैदा कर रहा है लोगों के लिए। जहां तक बात अपोजिशन के राब्ते की रही, तो देखें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तमाम जमातें, तमाम जमहूरी कुव्वतें आपस में इंटरेक्शन कर सकती हैं, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव एम कमोबेश एक जैसा ही होता है। मैनिफेस्टो में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तर्ज सियासत में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर सियासी निजाम के अंदर मौजूद है तो एक दूसरे से गुफ्तगू शनीद की जानी चाहिए। और उसी तनाजुर में मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त आए और एमकेएम से जो बात की और अपनी तजावीज रखी, गुजारिशात रखी, एमकेएम की लीडरशिप ने उनसे मुलाकात भी की, और मैं समझता हूँ कि वक्त आने पर लीडरशिप इस बात के ऊपर खुद ही बात करेगी कि वो तजावीज थी वो क्या थी और उस पर एमकेएम का क्या स्टांस है। ये कबल वक्त होगा कि हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कहना, लेकिन बहरहाल ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम में सब मिल सकते हैं और किसी को आइसोलेट करने का नतीजा अच्छा नहीं होता, और माजी में देखा कि आइसोलेट करने से चीजें खराब होती है, अच्छी नहीं होती। रेहान हाशमी साहब, मुझे बताइएगा सर कि अगर जो मिनी बजट में जो टैक्सेस हैं, जो चीजें हैं, वो तब्दील नहीं होती, तो फिर क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी हिमायत नहीं करेगी उसको पास होने के लिए? माजी में भी आपकी जानिब से ये दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन चाहे मरदमशुमारी के हतमी नताइज हो या दूसरी तरामीम हो या बिल हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सर वोट दे देती है तहरीक इंसाफ की जो चीजें पेश की जाती हैं। मतलब ये बातें पब्लिकली जितनी भी हो जाएं, ऐवान में बैठ के आप वोट जरूर देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी हिमायत जरूर करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये है कि सेंसस हमारे मशरूत कोलिशन का एक हिस्सा था। जब तक के मशरूत ये सेंसस के हवाले से बात जो थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और रियासत की जानिब से वाज़ेह तौर पर नहीं आई, उस वक्त तक हम बहुत सख्त मौक़िफ़ रख रहे थे, और अभी भी मौक़िफ़ है हमारा, और क्योंकि हमारी पॉलिटिकल साख का मामला है, हमारे सर्वाइवल का इशू है, कराची के लोगों के मसाइल का मामला है, कराची के लोगों के वेलबींग का मामला है, बिलखसूस अर्बन सिंध आपका इकोनॉमिक हब है, आपका पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है। एक बात तय हुई और उसके बाद एश्योरेंस दिलाई गई कि सेंसस होने हैं, और उस सेंसस के एश्योरेंस के बाद हमारा स्टांस तब्दील हुआ। जहां तक दूसरी बात रही कि एमकेएम ने हिमायत की मुख्तलिफ औकात में, बिल्कुल हमने हिमायत की। उसकी एक कलीदी वजह यह है कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि जो सिस्टम है, और खासतौर पर मौजूदा हालात में जो कि अभी तक चल रहे हैं, कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो थ्रेट्स का मामला है वो कोई बहुत अच्छे मामला नहीं है। डीस्टेबलाइज करना गैर मुनासिब होगा। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को डीस्टेबलाइज करना मुल्क की सलामती से खेलने के मुतरादिफ होगा। मेरी जाती राय भी यही है, और एमकेएम भी ये चाहती है कि किसी भी सूरत में डीस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए मुल्क, और जो भी हो पॉलिटिकल सिस्टम के तहत हो। हमारा मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह तौर पर आता रहा। हम बज़ाहिर तो
कोलिशन पार्टनर हैं, इनकी सही बात की हिमायत भी करते हैं, इनके साथ भी खड़े हैं, लेकिन जहां पर हमारे लोगों का, वोटर्स का, पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा होता है, तो वहां पर हम बहुत ही वाज़ेह स्टैंड भी लेते हैं। उसमें हमारे कोलिशन पार्टनर नाराज भी होते होंगे यकीनन, लेकिन वो हमारा मौक़िफ़ है और हम अपोजिशन जैसा किरदार अदा करते हैं, शायद अपोजिशन से कभी कभार बढ़कर ही किरदार अदा करते हैं। सर लेकिन अपोजिशन का किरदार अदा करने के साथ साथ वजारतें भी तो एंजॉय कर रहे होते हैं ना आप लोग। अगर आप इसको एंजॉयमेंट कहते हैं ऐसी सूरत हाल में, जी सर, तो ये एंजॉयमेंट दूसरी पार्टीज भी कर लें, अच्छी बात है। हमने किसी को रोका थोड़ी है, दूसरे भी एंजॉय कर लें अगर इसको एंजॉयमेंट कहते हैं आप। और जहां तक कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताए पाकिस्तान की जो कि ये कहे कि हम जीत कर आएंगे और हम हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं। इलेक्शन लड़ा इसलिए जाता है कि आपके अपने वोटर्स, सपोर्टर्स ने आपको जो सपोर्ट किए, उनके जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो तवक्कुआत हैं, उसको किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की जाए। पॉलिटिकल सिस्टम नाम ही इसी चीज का है। अगर हुकूमत साजी की बात करते हैं जमहूरी मुआशरे के अंदर, तो हुकूमत बनाई ही इसलिए जाती है, हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए बनाई जाती है, हुकूमत का हिस्सा बनकर अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए काविशें की जाती हैं। उसमें 100% कभी पूरी होती है, कभी 10% भी पूरी नहीं होती। तो सर वजारत आपको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है हम। सर एक और वजारत देने की भी तो बात की गई थी, शायद मेरे ख्याल में तवक्को है कि हमने तो पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब यहाँ तक कह दिया था हुकूमत को, एक वजारत और सर मिलनी है ना, वैसे ड्यू है ना एक वजारत और, वादा तो पहले ही किया गया था आपसे। ये आपको वादे का पता होगा। हमने तो इस वजारत को भी जो एक मौजूद है हमारे पास, हमने उसके बारे में भी कहा था कि हमें नहीं चाहिए अगर लोगों के मसाइल हल हो ना हो, लेकिन हम हिमायत करेंगे। हम वजारत के लिए हिमायत नहीं कर रहे। ये तो हुकूमत साजी में एक ऑप्शनल एक चीज थी मौजूद। लेकिन आपको 1 साल पहले की बात मैं याद दिला रहा हूँ कि हमने तो ये भी वापस करने का कह दिया था, और उस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था वजारत से। जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर जो नेगोशिएशन के बाद फिर अमीनुल हक साहब को दोबारा खालिद भाई ने ये वजारत संभालने का कहा। ठीक 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 है। यानी मतलब वो तो सर जाहिर सी बात है उस वक्त इस्तीफा दे दिया गया था। फिर आमिर खान साहब ने कहा कि जी पार्टी कि जाहिर सी बात है कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वक्त निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर अमीनुल हक साहब को जो है ना वो वजारत दी गई थी। बहरहाल अब मैं यहाँ आसिफ बाजवा साहब से बात करना चाहूँगा। सर मतलब चाहे पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या मतलब जो अपोजिशन हमें नज़र आती है, लोगों को इस दफ़ा शायद उम्मीद थी कि कोई मार्च किया जाएगा, फिर इतने आगे की डेट दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो देखें सर अपना गोल काफ़ी हद तक पूरा किया। केपीके के इलेक्शंस में बड़ी वाजे चीज़ें उनकी नज़र आईं और सीट्स उन्होंने उठाई। आप नहीं समझते सर पीडीएम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जितना फ़ायदा होना चाहिए था हो नहीं पाया सर, वो चीज़ें नज़र नहीं आती, क्या कहते हैं? देखिए बात यह है कि अभी वो जो गोल अचीव किया ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जी जी, वो उन्होंने गोल अचीव किया केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में, नंबर 1। नंबर 2, जब पाकिस्तान के दूसरे सूबे में, आई मीन टू से पंजाब में जब बारी आएगी ना गोल अचीव करने की, इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और पूरी कौम देखेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना गोल अचीव करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमने जितनी सीटें थी ये एक तासर कायम किया जाता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो हमेशा से ही गवर्नमेंट जीतती है। मेरा ख्याल है 11 के लगभग या 12 के लगभग इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन इस दौरे हुकूमत में, तो हमने उनकी एक सीट उनसे भी छीनी और अपनी पूरी की पूरी हासिल की। लेकिन सियालकोट की एक सीट जो है ना वो यकीनी तौर पे हमें उसकी वजूहात चाहे कुछ भी हो वो हमसे छीनी गई। और उसके मुतल्लिक हम ऑनरेबल कोर्ट में भी गए हुए, इलेक्शन कमीशन में भी और दूसरी बातों में जो कोर्ट में गए हुए। हम जो आप कहते हैं ना कि हमें अचीव करना है, अचीव करेंगे जब मौका आएगा, जब इलेक्शन आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब का स्टैंड क्या है, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पाकिस्तान की इकोनॉमी और नंबर 2 पाकिस्तान का जो उनकी खारजा पॉलिसी है, हम वो उसमें बुरी तरह का काम है। सर एक वन लाइनर जवाब चाहूंगा आइसोलेशन का। जी सर मुझे ब्रेक पे जाना है, आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। एक वन लाइनर जवाब चाहूंगा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लीड मरीम नवाज करेंगी या शहबाज शरीफ करेंगे? कभी शहबाज शरीफ मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म कहे जाते हैं, कभी मरीम नवाज कही जाती हैं। वन लाइनर सर, सिर्फ एक जवाब दे दें। इसका फैसला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे।
अच्छा, ये भी डिसाइडेड नहीं है। ठीक ठीक, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रेहान हाशमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रेहान हाशमी भी हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से। अब पाकिस्तान में इसकी जो शरह, इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आपको बताते चलें कि 8 साढ़े 8% से जब ये शरह तजावुज़ करती है तो फिर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। केसेस अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मस्बत आने की जो शरह है चूँकि वो बढ़ती जा रही है, इसलिए NCOC हो या हमारी सूबाई वजारत सेहत हो, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत से फैसले किए जाने हैं। वजारत सेहत की जानिब से भी कहा गया है कि स्कूलों के हवाले से एक रोज़ में फ़ैसला किया जाएगा कि आया स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए या SOPs दोबारा से स्ट्रिक्ट की जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। और न सिर्फ सिंध बल्कि अब सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब, यानी सूबाई पंजाब के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफा नज़र आ रहा है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम बुलंद। जी डॉक्टर साहब, आपकी जानिब से गाहे बगाए कुछ वार्निंग्स और कुछ हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए लेटर्स देखने में आते हैं। 5वीं लहर के बारे में भी पहले ही आपने हमारे प्रोग्राम में भी आगाह किया था और वैसे भी हुकूमत को भी आगाह किया गया था कि ये लहर आ सकती है, इसीलिए बूस्टर डोज के लिए भी आपने जोर दिया था। सर, अब क्या कहते हैं, इस वक्त क्या पोजीशन है बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन? आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने जैसे आपने कहा कि मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के एंड में बताई थी बात कि एंड ऑफ द दिसंबर या मिड ऑफ द जनवरी तक जो है हमारे केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और काफी हद तक केसेस बढ़ेंगे, जो कि लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को कि देखिए, अभी ये 10-15 दिन के अंदर जो है ये बहुत तेजी से ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो है ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है और ये बहुत तेजी से फैलेगा ये वेरिएंट और लोगों को परेशान करेगा। जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इनको हुआ भी तो मामूली से होगा। और मैं उनको खबरदार करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक वैक्सीन भी नहीं लगाई है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्होंने बूस्टर लगा लिया है वो बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ही हल्का फुल्का उनको शायद सिम्टम होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है ओमिक्रॉन के साथ कि अब तक दुनिया में डाटा आ रहा है और जो मैं साउथ अफ्रीका की, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो एंजेलिक कुर्जी है जिन्होंने ये ब्रेक किया था, डॉक्टर एंजेलिक कुर्जी, और वो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी है और जनरल प्रैक्टिशनर है, वहां पे फैमिली फिजिशियन है। उन्होंने जो हमारी बात होती रहती है तो वो ये बताती है कि सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है और डेथ भी इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो कंपेयर हम उसको डेल्टा वेरिएंट से जरूर कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट जितना तेजी से फैलता था उससे कहीं दुगना जो है वो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है ये फैलता है। लेकिन मेरा जो सवाल, मेरा जो शक है और मेरा जो फियर है, जो मेरा खौफ है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो खौफ है वो ये है कि देखें ये दिन ब दिन जो है ये वेरिएंट जो है आते रहेंगे और अगर ओमिक्रॉन ही खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में म्यूटेट होके अपनी शक्ल चेंज करके सीवियर हो जाता है तो फिर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दुनिया में तो अभी ये ना यूके में ना यूरोप में कहीं पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अमेरिका के अंदर भी कहीं पर भी 100 से ज्यादा ममालिक में ये फैल चुका है लेकिन डेथ बहुत ही कम हुई है। तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात उस पे है कि जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि इस वक्त रवैया, हर चीज खुल चुकी है, हर काम नॉर्मल हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन कोई भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही हुकूमत करा रही है। इसी तरह वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन है। तो ये जरा खतरनाक बात है और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो डर है वो है डेल्टा वेरिएंट का, कि हम तो
कोरोना के अंदर जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी अगर हमारे पास आ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हमने ये कहा भी था कि अगर हमने SOPs को फॉलो नहीं किया तो हमारे पास पांचवी लहर फिर छठी लहर और ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह से बाजार, मार्केटें, मॉल, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे सब खुले रहें, आप चाहते हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए और फिर वैक्सीन लगाना चाहिए सबको मिलके। तो मैं समझता हूँ कि चाहे जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं आप उसका मुकाबला बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त तो खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है और मैं समझता हूँ कि हफ्ते के अंदर अंदर ये जो कॉमन सिम्टम्स। जी सर आप कंप्लीट कर लें फिर मैं आपसे। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये फिगर हमारा डबल हो जाएगा जो कि हमारे लिए तशवीश का बास हो सकता है। जी सर कॉमन सिम्टम्स क्या हैं अगर किसी शख्स में देखने वाले में जो इस वक्त लोग देख रहे हैं जिन तक ये मालूमात पहुंचाई जा रही हैं, अगर किसी शख्स में कौन सी ऐसी अलामत है जो अगर हो जैसे पहले कुछ वेरिएंट्स में खुशबू का ना आना, जायके का ना आना, इससे लोग अलार्म हो जाते थे फिर अपने आप को कंटेन कर लेते थे। सर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से एक शख्स अपने आप को आइसोलेट कर ले, टेस्ट कराने की इस्तेताअत ना भी रखता हो तो कम से कम दूसरों को फैलाना रोक दे? क्या कहेंगे? देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बुलंद आपका। ये इस वक्त जो सिम्टम है वो ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम नहीं है। कंफ्यूजन जरूर हो रहा है क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मौसम चेंज हो रहा है इससे फ्लू भी आया हुआ है, नज़ला जुकाम जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे। हमारे पास सर्दी की वजह से राइनोफेरेंजाइटिस भी है, नज़ला जुकाम, गला खराब होता है, ये भी एक तरह से वायरल प्रॉब्लम है। और फिर टाइफाइड भी है, उसमें भी बुखार होता है। प्रॉब्लम एक ये है कि जो सिम्टम ओमिक्रॉन का है पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो इसमें हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, सर में दर्द हो सकता है, बहुत मामूली सा। लेकिन जो आपने जिक्र किया है कि खुशबू का नहीं आना या स्मेल का नहीं आना, खुशबू बदबू का या टेस्ट चला जाना, जायका का नहीं पता लगना, ये इसमें ओमिक्रॉन में नहीं है। किसी को भी अब तक इसकी शिकायत नहीं हुई है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन का वायरस है इसके अंदर। लेकिन ये जरूर है, मैं ये समझता हूं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को बुखार है, किसी को नज़ला जुकाम हो रहा है तो वो 1-2 दिन अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करे। और बार बार मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को इस सिम्टम से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करे, अपनी कुव्वत मदाफियत को बढ़ाए। और कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने के लिए बहुत बार बार मैं कहता रहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि जी अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सब्जी, दाल, मछली, अंडा, ये जो सर्दी के जमाने में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। जंक फूड से परहेज करें, बर्गर, पिज्जा, इस तरह की चीजें ना खाएं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, खासकर स्कूल के जो बच्चे जा रहे होते हैं वो अम्मा जो उनकी माएँ जो देती है बोतल में पानी, वही बोतल का पानी वापस आ जाता है क्योंकि प्यास नहीं लगती है बच्चों को और बड़ों को भी नहीं लगती। तो पानी दवा समझ के पिया जाए। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रात को जल्दी सोया जाए। जल्दी सोने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाती है। तो अगर आपको किसी को सिम्टम डेवलप होता है तो पहले फौरी तौर पे ये काम करना शुरू कर दें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, जूसेस है, जैसे हैसियत है आपकी वैसे उसकी खाने पीने का एहतमाम करें ताकि आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ जाए। और अगर आप इसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आपने वैक्सीन लगाया हुआ है तो यकीनन कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, मैं बार बार उनको खबरदार करना चाहता हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, अभी है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उनके लिए ये ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट अगर खुदा न खास्ता दोबारा आ रहा है तो उनके लिए परेशानी का बात ये बन सकता है। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं अपने आप को भी और अपने प्यारे दुलारों को, ताकि आप इस वेरिएंट से या किसी किस्म के वेरिएंट से हम बच सकते हैं। अच्छा, बुलंद ये कि हमारे पास टेस्ट के किट्स भी नहीं है, हमारे पास वायरोलॉजी लैब मौजूद नहीं है। सर मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाह रहा हूं जिस पे आपका मुख्तसर जवाब चाहूंगा। सर मुझे ये बता दें कि ऐसी सूरत हाल में स्कूलों का बंद करना
कुछ दिन के लिए बेहतर होगा या नहीं बंद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, स्कूल खुले रहने चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा स्कूल के अंदर, और स्कूल के तमाम स्टाफ को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, साथ साथ जो है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। तो सही है, अगर और हुकूमत को चाहिए कि क्लोज विजिलेंस करे तमाम तालीमी इदारे में। अगर वहां पर कोई ऐसी चीज है जहां एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं पहना जा रहा है, लोग गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो उस स्कूल को फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। अदरवाइज स्कूल बिल्कुल नहीं बंद करने चाहिए। तमाम तालीमी इदारे प्राइमरी से और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटीज सारे खुले होने चाहिए, कोई तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।